नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच नॉवल एक्सप्लेन हिंदी, जहां हम आपको सुनाते हैं वेब नॉवेल फैंटेसी कहानियां आसान और इमोशनल हिंदी में। लाइक एंड सब्सक्राइब लाइन। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और दमदार कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आना ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही उसने वे शब्द फुसफुसाए, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई, और फिर वह उसकी कमर पर बैठ गई और उसके हाथों को उसके सिर के ऊपर पकड़ लिया। क्या ऐसा है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा और उसके होठों के करीब आ गई। हाँ, उसने पक्के इरादे से कहा, लेकिन जब उसने उसके होठों को काटा और फिर से उसे अपने अंदर ले लिया, तो वह सिसकने लगा। तुम मुझे रोकने के लिए बहुत कमजोर हो। वह हंसी और फिर उसके ऊपर हिलने लगी। आलसी माउंटेन लायन उनकी हरकतों की वजह से पूरी रात सो नहीं पाया, लेकिन वह एक समझदार जानवर था और उसने अपनी नाराजगी जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। अपना ख्याल रखना, उसने धीरे से कहा और उसके होठों को चूमा। नाना ने शर्माते हुए खूबसूरत ब्लश के साथ सिर हिलाया और जल्दी से गाड़ी से बाहर भाग गई। वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाया जब उसने उसे समीरन हाई स्कूल की बिल्डिंग की ओर तेजी से जाते देखा, और उन स्टूडेंट्स की आंखों को नज़रअंदाज करते हुए जो उसका पीछा कर रहे थे। जब उन्होंने एक साथ यूनिवर्सिटी जाने का फैसला किया, तो उसने उससे इसे लो की रखने का अनुरोध किया था, और इसलिए वह मान गया। हालांकि उसके गराज में कुछ भी लो की नहीं था, और उसने मजाक में मर्सिडीज मेबैक AMG G99F को चुना। नाना को कारों के बारे में ज्यादा नहीं पता था, और इसलिए उसे लगा कि यह गराज की दूसरी कारों की तुलना में सच में लो की है। बदकिस्मती से उसके लिए, यह SUV एक लिमिटेड एडिशन गाड़ी थी, जिसकी दुनिया में सिर्फ 99 यूनिट्स थीं जो परफॉर्मेंस और लग्जरी की निशानी थीं। हर यूनिट की कीमत 2.1 मिलियन नेरिस से थोड़ी ज्यादा थी, और कोई भी कार का शौकीन इसे देखकर ही लार टपका देता। वहाँ पहले से ही स्टूडेंट्स फुसफुसा रहे थे, और कुछ जिन्होंने मॉडल को पहचान लिया था, वे उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे थे। नाना के बिल्डिंग के अंदर गायब होने के बाद वह स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस की ओर चला गया। यूनिवर्सिटी 20,000 एकड़ के इलाके में फैली हुई थी, जिसका ज्यादातर हिस्सा जंगल था, और कीथ के पास अब बहुत समय था ये सोचने के लिए कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था, जब वह खूबसूरत फॉरेस्ट रोड पर गाड़ी चला रहा था। उसकी कमर अभी भी थोड़ी अकड़ी हुई थी, और उसका शरीर अजीब तरह से हल्का महसूस हो रहा था। ये सब नींद की कमी और वेनेसा के साथ प्यार करने के ज़बरदस्त सेशन की वजह से था जो कभी खत्म नहीं होते थे। कीथ ये कभी नहीं मानेगा, लेकिन वह अब अपनी माँ की कभी न खत्म होने वाली वासना से डरता था। वह एक सक्कुब्सा थी, और उसने पिछली रात अपनी सालों की दबी हुई वासना उस पर निकाल दी। बिना कोई दया, उसे ऐसा सुख मिला जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था, और उसे अभी भी अपनी त्वचा पर उसके शरीर की हल्की गर्मी महसूस हो रही थी। इस एहसास पर थोड़ा सा ध्यान देने से ही उसके अंदर आग लग गई, और उसे खुद को उस कामुक ख्यालों से बाहर निकालने के लिए अपने निचले होंठ को काटना पड़ा। रात भर में उसने कियारा के बारे में उसके साथ एक बिना कही बात पर सहमति बना ली थी, और अब वह शांत था। जब तक उसकी छोटी बहन ठीक से पेश आएगी, वेनेसा उसे कुछ नहीं कहेगी। हालांकि उसे यकीन था कि वह कियारा के लिए चीजें आसान नहीं बनाएगी,
लेकिन वेनेसा की अपनी छोटी बहन को बर्दाश्त करने की इच्छा उससे कहीं ज्यादा थी जितना वह कभी सोच सकता था। परेशान करने वाली औरत। उसने आह भरी और लाचारी से अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके होठों पर आई मुस्कान को रोक नहीं पाया। हाँ, वह एक मुसीबत थी, लेकिन वह उसकी माँ थी, और उन दो औरतों में से एक थी जिनसे वह अपनी जिंदगी में सच में प्यार करता था। कीथ ने अपनी कार हमेशा की तरह पार्किंग की जगह पर पार्क की और आराम से बाहर निकला। उसे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बिल्डिंग की तरफ चलने से पहले रॉयल ब्लू ट्रेंच कोट पहन लिया। हमेशा की तरह उसके आसपास फुसफुसाहट हो रही थी, लोग उसे देखकर हाथ हिला रहे थे और मुस्कुराते हुए अभिवादन कर रहे थे। हालांकि कोई भी उसे परेशान करने के लिए आगे नहीं आया। सुबह के 9:45 बज रहे थे और दिन के पहले लेक्चर शुरू होने में अभी भी 45 मिनट बाकी थे। इसलिए कीथ ने ऑटोनॉमस लर्निंग के लिए अपने एप्लीकेशन की ऑफिशियल प्रक्रिया पूरी करने का फैसला किया। आंट मे ने शुक्रवार सुबह ही उसकी तरफ से एप्लीकेशन जमा कर दिया था, इसलिए अब उसे बस डीन के ऑफिस जाकर डीन द्वारा साइन किया हुआ ऑफिशियल फॉर्म लेना था, डिटेल्स दोबारा चेक करनी थी, उस पर साइन करना था और उसे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के ऑफिस में जमा करना था। माफ़ करें, मिस्टर डेमिलियोर, डीन मार्कस अभी एक मीटिंग में हैं। एक अधेड़ उम्र की, सजी धजी सेक्रेटरी ने उसका अभिवादन किया और फिर उसे उसका साइन किया हुआ ऑटोनॉमस लर्निंग फॉर्म दिया। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आप सुबह जल्दी आते हैं तो यह आपको दे दूं। धन्यवाद। कीथ ने उसे सिर हिलाकर इशारा किया और फिर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के ऑफिस की तरफ चला गया। उसने साइन करने से पहले आखिरी बार डिटेल्स चेक की और फिर एक बार नॉक करके ऑफिस में घुस गया। 50 साल के आखिर में एक बूढ़ा आदमी, जिसने हॉर्न रिम वाले चश्मे पहने थे। उसने कंप्यूटर से अपनी नज़रें हटाईं और उसे देखा। मिस्टर डेमिलियोर, ये समझने के बाद कि ऑफिस में कौन आया है, उसका बर्ताव तेजी से बदल गया और वह सम्मान से उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। कोऑर्डिनेटर वेल्स। उसने बूढ़े आदमी को सिर हिलाकर इशारा किया और फिर उस खूबसूरत महिला को देखा जो ऑफिस में एक फाइल पकड़े बैठी थी। मिस ग्रेसन, उसने सुनहरे बालों वाली लड़की को विनम्रता से मुस्कुराया। वारिस डेमिलियोर, उसने हैरानी से उसे देखा, लेकिन अपनी हैरानी को अच्छी तरह छिपा लिया और एक फॉर्म भरने से पहले विनम्रता से जवाब दिया। कीथ को नहीं पता था कि ग्रेसन परिवार की वह जवान लड़की ऑफिस में क्यों थी, और उसे सच में इसकी परवाह भी नहीं थी। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मिस्टर डेमिलियोर? वेल्स मुस्कुराया और पूछा। मैं ये फॉर्म जमा करने आया हूँ। कीथ ने बस उसे फॉर्म दे दिया, और कोऑर्डिनेटर ये देखकर काफ़ी हैरान था कि फॉर्म किस बारे में था। क्या आप जानकारी आखिरी बार चेक करना चाहते हैं? मैंने इसे चेक कर लिया है। सब ठीक है। कीथ के जवाब के बाद कोऑर्डिनेटर काम पर लग गया और फॉर्म पर काम करने से पहले उसे स्कैन किया। सब हो गया। कोऑर्डिनेटर ने उसे देखकर मुस्कुराया। चल रहे सेमेस्टर के फाइनल के बाद आपको यूनिवर्सिटी आने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल बाद असेसमेंट एग्जाम होंगे, और आपको आखिरी सेमेस्टर में क्लास में वापस आने से पहले उन्हें पास करना होगा। असेसमेंट एग्जाम की डेट शीट आपको एग्जाम से 4 हफ्ते पहले आपके मेल पर भेज दी जाएगी। धन्यवाद। कीथ ने उसे देखकर मुस्कुराया और फिर रेबेका ग्रेसन की तरफ देखा, जो अभी भी फाइल पढ़ने का नाटक कर रही थी, और फिर ऑफिस से बाहर चला गया। ग्रेसन परिवार एक शक्तिशाली और अमीर परिवार था जो 100 साल से भी पहले समेरन शहर में आया था। समेरन शहर के 6 मुख्य परिवारों में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले
ग्रेसन परिवार उसी बिरादरी का हिस्सा था जिस बिरादरी का डेमिलियोर परिवार था, हालांकि आम लोगों की सोच के विपरीत। दोनों परिवारों के बीच संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इसका मुख्य कारण ये था कि ग्रेसन जिन सभी इंडस्ट्री में काम करते थे, उन पर डेमिलियोर परिवार का राज था और ग्रेसन उन्हें पछाड़ना चाहते थे, जिससे दोनों के बीच लगातार बिजनेस की लड़ाई चलती रहती थी। डेमिलियोर के लिए यह एक स्वस्थ मुकाबला था, लेकिन ग्रेसन के लिए यह एक लगातार संघर्ष था। रेबेका ग्रेसन ग्रेसन परिवार के मौजूदा मालिक की पहली संतान और जूलियन ग्रेसन की बड़ी बहन थी, जो ग्रेसन परिवार का वारिस और कीथ का क्लासमेट था। जैसे ही कीथ अपनी क्लास की ओर बढ़ा, उसके दिमाग में रेबेका और भविष्य में क्या होने वाला है, यही ख्याल चल रहा था। ये खूबसूरत सुनहरे बालों वाली लड़की कहानी की मुख्य हीरोइनों में से एक थी, और ये तियान की भविष्य की दूसरी पत्नी थी। हालांकि ग्रेसन, लिन और फाल्कन परिवार अकेले डेमिलियोर परिवार जितने मजबूत नहीं थे, लेकिन साथ मिलकर वे डेमिलियोर को बराबरी पर ला सकते थे, और भविष्य के उसके सपने में यही हुआ था। जब उसे याद आया कि उसकी मौत के बाद उसकी माँ ने कैसे लड़ाई लड़ी थी, तो उसका दिल बैठ गया। उसने अकेले ही अपने बदले में शहर में कहर बरपा दिया था, लगभग तीनों परिवारों को तबाह कर दिया था, मुख्य सहायक किरदारों को मार डाला था। लेकिन वह किस्मत के बच्चे के खिलाफ कैसे जीत सकती थी? जब ये तियान ने देखा कि डेमिलियोर को अपना वारिस खोने के बाद भी ताकत और दौलत से खत्म नहीं किया जा सकता, तो वह पागल हो गया, और फिर उसे सपोर्ट करने वाले लोगों को खोने के गुस्से और पछतावे में उसने मामला अपने हाथ में लिया और वेनेसा की हत्या कर दी, जिसके सभी नतीजे भुगतने के लिए वह तैयार था। हालांकि आखिरी पल में उसके वफादार माथत ने एक बलि का बकरा बनकर उसने उसे बचा लिया। डेस्टिनी के बच्चे होने का यह एक और फायदा था, आप हमेशा किसी भी मुश्किल हालात से बच सकते थे। हे कीथ, जैसे ही वह क्लास में आया, लड़कों का एक ग्रुप उसके पास आया। हे, अपने विचारों को एक तरफ रखकर उसने हल्की मुस्कान के साथ लड़कों को ग्रीट किया। उसके मिलनसार चेहरे से उसके दिल की कोई भी ठंडक जाहिर नहीं हुई, जो उसे उनमें से ज्यादातर लोगों के लिए महसूस होती थी। तुम कहाँ थे? एक मजबूत, भूरे बालों वाले लड़के ने, जो उसका बचपन का दोस्त था, सख्ती से पूछा। तुम फाइट क्लब में नहीं आए, और तुमने कॉल भी नहीं उठाए और न ही हमारे मैसेज देखे। मैं बिजी था। हेल, फैमिली की जिम्मेदारियां, कीथ ने उसे बीच में ही रोककर संक्षेप में कहा। ओह, और यह हेल के लिए काफी एक्सप्लेनेशन था। अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन कीथ, तुमने एक शानदार फाइट मिस कर दी। एक अंडरडॉग ने दूसरे राउंड में सबसे पसंदीदा खिलाड़ी को हरा दिया, लेकिन तीसरे राउंड में लंगड़े अपोनेंट से हार गया। एक हेल्दी लड़के ने, जिसके बाल छोटे और काले थे, जोश से उसे बताया। इसके बारे में बात मत करो, जेम्स। उसकी वजह से मेरा बहुत सारा पैसा डूब गया। ग्रुप में सबसे लंबे लड़के ने, जिसकी दाढ़ी थी और जिसका नाम एरिक था, कराहते हुए शिकायत की, और बाकी दो लड़के, जो चुप थे, उन्होंने सिर हिलाया। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, जेम्स ने उसे जवाब दिया और फिर कीथ की ओर मुड़ा। हम वीकेंड पर ड्रैग रेस का प्लान बना रहे हैं। आओगे? मैं नहीं आ रहा। कीथ ने सिर हिलाया और अपनी डेस्क पर बैठ गया। अरे आओ भी, जूलियन भी जा रहा है। मज़ा आएगा। जेम्स ने जोर दिया, लेकिन कीथ ने सिर हिला दिया। मैं आजकल बिजी हूँ, तुम लोग मज़े करो। हे, कीथ डेमिलियोर कार रेस से मना कर रहा है। ये तो नई बात है। एक सुनहरे बालों वाला लड़का, जिसकी जॉलाइन शार्प थी और नीली आंखें थीं, उनके पास आया और जोर से मुस्कुराया। किस्मत वाले हो तुम, इस बार तुम जीत जाओगे। कीथ ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा।
जिससे उसके आसपास के लड़के उसकी बातों पर हंसने लगे। मुझे लगता है, लेकिन इसमें मज़ा नहीं आएगा। जूलियन ने आह भरी और उसके सामने एक डेस्क पर बैठ गया। मैंने सुना है कि तुम ऑटोनॉमस लर्निंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या? जिन लोगों ने भी ये शब्द सुने, वे सब कीथ को हैरानी से देखने लगे, लेकिन उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। रेबेका, जूलियन ने सिर हिलाया, मना नहीं किया। तो तुम क्या कर रहे हो? अपने फैमिली बिजनेस में शामिल हो रहे हो? नहीं, उसने सिर हिलाया। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहा हूँ। इस जानकारी को छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कुछ ही हफ्तों में सबको इसके बारे में पता चल जाता। इसलिए उसने खुद ही उन्हें ये बता दिया। किस तरह का बिजनेस? जूलियन ने उत्सुकता से पूछा और सब उसकी तरफ देखने लगे। उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। रियल एस्टेट। उसके जवाब से वे सब काफी निराश हुए क्योंकि यह कुछ नया और मज़ेदार नहीं था। डेमिलियोर परिवार पहले से ही रियल एस्टेट बिजनेस में था, जिससे कीथ को बहुत मदद मिलेगी और इसलिए यह एक सेफ चॉइस थी। इसमें कोई मज़ा नहीं है। जेम्स ने अपने मन की बात कही और इस विषय में अपनी अरुचि दिखाई। तो तुम्हारी रात काफी मज़ेदार रही, है ना? उसने मजाक में पूछा जब उसने कीथ की गर्दन पर एक लव बाइट देखी। कीथ ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं कहा, और फिर अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए खड़ा हो गया। बाकी लड़के भी जल्दी से चले गए क्योंकि लेक्चरर क्लास में आ गए थे। हेल कीथ के बगल में बैठने ही वाला था कि कोई आया। माफ़ करना, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उस खूबसूरत लड़की ने विनम्रता से पूछा, और हेल ये देखकर हैरान रह गया कि वह कौन थी। ज़रूर, उसने सिर हिलाया और चला गया। कीथ और लड़की को मतलब भरी नज़र से देखते हुए, गुड मॉर्निंग, मिस लिन। कीथ हल्के से मुस्कुराया और उसे ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग। हाय डेमिलियोर। किंग्यू हल्के से मुस्कुराई। मैं आपको आज रात हमारे घर डिनर के लिए फॉर्मली इनवाइट करना चाहती हूँ। पार्टी नहीं? कीथ मुस्कुराया। माँ पार्टी नहीं करना चाहती। किंग्यू ने सिर हिलाया। लेकिन अगर आप चाहें तो वह करेगी। यह उनके शब्द हैं। कोई ज़रूरत नहीं। डिनर ठीक है। कीथ मुस्कुराया और इनविटेशन स्वीकार कर लिया। कीथ और लड़की को मतलब भरी नज़र से देखते हुए, गुड मॉर्निंग, मिस लिन। कीथ हल्के से मुस्कुराया और उसे ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग। हाय डेमिलियोर। किंग्यू हल्के से मुस्कुराई। मैं आपको आज रात हमारे घर डिनर के लिए फॉर्मली इनवाइट करना चाहती हूँ। पार्टी नहीं? कीथ मुस्कुराया। माँ पार्टी नहीं करना चाहती। किंग्यू ने सिर हिलाया। लेकिन अगर आप चाहें तो वह करेगी। यह उनके शब्द हैं। कोई ज़रूरत नहीं। डिनर ठीक है। कीथ मुस्कुराया और इनविटेशन स्वीकार कर लिया। डिनर, है ना? जब कीथ ने उसे शाम के प्लान के बारे में बताया तो वैनेसा मुस्कुराए। क्या तुम्हें वह लड़की चाहिए? उसने सीधे सीधे पूछा। हाँ। उसने बस सिर हिलाया और सोफे पर गले लगते हुए उसकी पीठ सहलाता रहा। वेनेसा ने काम से छुट्टी ले ली और घर पर उसका यूनिवर्सिटी से लौटने का इंतज़ार करती रही। उसने उसके लिए लंच बनाया और उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, फिर उसके ऊपर चढ़कर उससे गले लग गई और इधर-उधर की बातें करने लगी। उसके ईमानदार जवाब से वेनेसा हैरान रह गई, और वह नाराज़ हुए बिना नहीं रह सकी। एक खिलौना या एक पत्नी? एक पत्नी। किंग्यू खास है? और क्या चीज़ उसे खास बनाती है?
वेनेसा ने अपना सिर उठाया और उसके चेहरे की ओर देखा। वह इंटेलिजेंट है, चालाक है, मोटिवेटेड है और लगभग उतनी ही खूबसूरत है जितनी तुम। उसने उसके माथे पर किस किया और मुस्कुराया। उसके शब्दों से यह पता चला कि वह उससे ज्यादा खूबसूरत थी। जिससे वह खुश हुई। वह तुम्हारे लिए एक अच्छी बहू बनेगी। यह आसान नहीं होगा। उसके पिता हार नहीं मानेंगे और अपनी सबसे बड़ी बेटी को तुम्हारी दूसरी पत्नी नहीं बनने देंगे। अगर यह डेमिलियोर परिवार की मालकिन की जगह होती, मुझे उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखी। जो मुझे चाहिए वह मेरा है, और अगर वह रास्ते में आएगा तो उसे हटा दिया जाएगा। उसे ये भी पता था कि वेनेसा जानबूझकर ऐसा कह रही थी, ताकि वह कियारा के बजाय किंग्यू का साथ दे। लेकिन वह किसी को भी अपनी छोटी बहन को परेशान नहीं करने देगा। उसकी आवाज़ की ठंडक से उसका शरीर अकड़ गया। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसने उसे इतनी ठंडी आवाज़ में बोलते सुना। अपनी आवाज़ में नफ़रत को छिपाए बिना। ऐसा लग रहा था जैसे लिन हाउतियान और उसके बीच किसी तरह की पुरानी दुश्मनी हो। लिन परिवार हमारे परिवार जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन उनकी कीमत 60 बिलियन नेरिस से ज़्यादा है। उससे निपटना आसान नहीं होगा। वेनेसा ने उसे मना नहीं किया, लेकिन याद दिलाया, कुछ भी जल्दबाजी में मत करना। मैं कुछ भी जल्दबाजी में क्यों करूँगा? वह उसकी बातों पर हंसा। मेरी प्यारी माँ, तुम ही हो जो लिन हाउतियन को ख़त्म करने में मेरी मदद करोगी। एक बार जब वह कमज़ोर हो जाएगा, तो वह अपनी बेटी की मर्ज़ी के आगे बेबस हो जाएगा। वेनेसा ने उसकी बातों पर तेवर चढ़ाए और उसकी बाहों से निकलकर उसके बगल में बैठ गई और उसे घूरने लगी। उसके हाथ साफ नहीं हैं, और अगर सही तरीके से किया जाए तो उसके कारनामे सामने आने पर लिन परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उसे पता था कि आखिरकार उसे अपनी माँ का ध्यान मिल गया है। इसलिए वह सीधे मुद्दे पर आया। मेरे पास उसके कारनामों के बारे में जानकारी है। वेनेसा एक महत्वाकांक्षी महिला थी, और वह हमेशा शहर के बड़े परिवारों को कमज़ोर करना चाहती थी। हालांकि जब से उसने बिजनेस संभाला था, उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि उनका परिवार अपने ग्रुप की पब्लिक कंपनियों पर पूरा कंट्रोल वापस पा ले। इसलिए उसे उन परिवारों से निपटने का समय नहीं मिला था। पिछले 12 सालों में उनके परिवार की नेटवर्थ 75 बिलियन नेरिस से घटकर अब 66 बिलियन नेरिस हो गई थी। और इसका कारण पब्लिक कंपनियों के शेयर वापस खरीदने का उसका लक्ष्य था, ताकि यह पक्का हो सके कि डेमिलियोर परिवार के पास उनमें से हर एक में 66% से ज़्यादा शेयर हों। हाँ, परिवार की नेटवर्थ में नुकसान हुआ था, लेकिन बदले में उनका पारिवारिक बिजनेस पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित था। सबूत या सिर्फ अंदाज़ा? कीथ उसकी बातों पर मुस्कुराया और फिर अपने सेलफोन पर टाइप करने लगा, जिसमें लिन हाउतियन के अपराधों और अनैतिक गतिविधियों की लिस्ट थी, जिसमें स्कैंडल वाले मामले, हत्या, आगजनी, कॉर्पोरेट जासूसी, रिश्वतखोरी और अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए अंडरवर्ल्ड ताकतों के साथ डील शामिल थीं। बेशक, ये सभी ऐसे अपराध थे जिनसे दुनिया के लगभग सभी ताकतवर लोग बेदाग नहीं थे। और असली बात सबूतों के होने में थी, वरना ये सब बेबुनियाद आरोप थे। जब वेनेसा को मैसेज मिला और उसने देखा कि कीथ के पास लिन हाउतियन के अपराधों के बारे में कितनी डिटेल में जानकारी थी, तो उसे खुशी नहीं हुई और न ही उसे जानकारी पर शक हुआ, बल्कि उसके दिल में बेचैनी महसूस हुई। तुम्हें ये सारी जानकारी कैसे मिली? उसने उसकी आंखों में देखकर पूछा। ये सिर्फ जानकारी है, माँ। तुम्हें अभी भी इसकी जांच करनी है और अपनी पावर से सबूत इकट्ठा करने हैं। कीथ, उसने अपनी आवाज़ पर जोर दिया। तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली? चिंता मत करो, यह एक भरोसेमंद सोर्स था।
एक ऐसा सोर्स जो हमें धोखा नहीं दे सकता। वह समझ सकता था कि वेनेसा क्यों घबरा रही थी। अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो इसका बहुत बुरा नतीजा होगा। जहाँ तक भरोसेमंद सोर्स की बात है, मैं तुम्हें वह नहीं बताऊंगा। उसने उसकी आंखों में देखा और सीधे सीधे कहा, कोई जल्दी नहीं है और मैं चाहता हूं कि तुम काम धीरे धीरे करो। लेकिन ये पक्का कर लेना कि 3 साल के अंदर लिन हाओतियान सबसे कमज़ोर हो जाए। वेनेसा ने बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखा और उसके दिल में बेचैनी की भावना और बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बच्चा उससे बहुत सी बातें छिपा रहा है और उसकी आवाज़ में पहले जो ठंडक थी, उससे उसे लगा कि उसे किसी के हाथों बहुत दुख मिला है। जब उसने लिन हाओतियन को ख़त्म करने की बात की तो उसकी आवाज़ में जो नफ़रत थी वह झूठी नहीं थी। वेनेसा ने कुछ नहीं कहा और उसे सिर हिलाकर कमरे से चली गई। लिन हाओतियन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए अपने परिवार की ताकतों को इकट्ठा करने के लिए तैयार। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उस आदमी ने उसके बेटे को कैसे चोट पहुंचाई या परेशान किया। वह ये पक्का करने वाली थी कि वह बर्बाद हो जाए। उसका बच्चा उसकी जान था। कीथ ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसे कमरे से जाते हुए देखा। उसे उसके तरीकों पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि लिन परिवार पर जो मुसीबत आने वाली थी, उसमें उनके परिवार का नाम खराब होगा। लिन को तो पता भी नहीं चलेगा कि उन पर क्या हुआ और सब कुछ क्यों हो रहा है। यिंग यिंग, मेरा लैपटॉप लाओ, उसने ऑर्डर दिया और फिर आंखें बंद करके सोफे पर लेट गया। उसने इस बारे में काफ़ी देर तक सोचा था और उसने तय किया था कि वह अपने दुश्मनों से निपटने से पहले ये तियान के आने का इंतज़ार नहीं करेगा। बेशक वह उन्हें तुरंत खत्म नहीं करने वाला था, लेकिन वह उन्हें पूरी तरह से कमज़ोर कर सकता था और सही समय पर मारने के लिए तैयार कर सकता था। यिंगयन के लैपटॉप लाने के बाद उसने बाकी दोपहर अपने बिजनेस प्लान पर काम करते हुए बिताई। आंटी में ने उस डूबती हुई रियल एस्टेट कंपनी की ज़मीन सफलतापूर्वक हासिल कर ली थी, जिसके लिए उसने कहा था, और अब वह अपने बेटे के साथ ज़मीन का दूसरा टुकड़ा हासिल करने के लिए काम कर रही थी। कीथ ने आंटी में द्वारा रखे गए सभी कर्मचारियों की लिस्ट और जानकारी को ध्यान से देखा और फिर सीज़र से इकट्ठा करने के लिए कही गई जानकारी को देखा। वह कुछ देर तक एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर को देखता रहा। ये सोचता रहा कि उसे अभी हासिल करना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए। उसकी एकमात्र चिंता ये थी कि उसके शामिल होने से अनचाहे हालात पैदा हो सकते हैं और डेस्टिनी का बच्चा, जिसके लिए वह बनी थी, समय से पहले जाग सकता था। अगर वह सिर्फ एक गुलदस्ता होती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह एक सेकेंडरी हीरोइन थी। डेस्टिनी के बच्चे का भाग्य ज़्यादातर उनके साथियों से जुड़ा था और कीथ इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। मेन हीरोइन, सेकेंडरी हीरोइन, क्वासी हीरोइन थी और फिर गुलदस्ते थे। गुलदस्तों का भी भाग्य में योगदान था, लेकिन मेन हीरोइन, सेकेंडरी हीरोइन और क्वासी हीरोइन की तुलना में यह नगण्य था। किंग्यू ये तियान की नियत मेन हीरोइन थी, जबकि रेबेका सेकेंडरी हीरोइन थी। इसी तरह तस्वीर में दिख रही लड़की एक डेस्टिनी के बच्चे की सेकेंडरी हीरोइन थी, जो अब से 5 साल बाद दिखाई देगी। जैसे जैसे कीथ तस्वीर को देखता गया, उसकी भौहें और गहरी होती गईं और उसने अनजाने में स्क्रीन के नीचे दिखाई गई तारीख पर नज़र डाली। अब से 5 साल बाद रीबर्थ ऑफ एन इमॉर्टल के टेम्पलेट वाला डेस्टिनी का बच्चा दिखाई देगा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह उस समय इस लड़की को चुरा नहीं पाएगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल होने वाला था।
अमेलिया मॉर्नटेल, पवित्र आर्किटेक्ट, कांटों की रानी, रूनिक मोनाक, प्रोफाउंड वेंस की मालिक। एक ऐसी औरत जो सिर्फ फायदे और नुकसान देखती है और जिसकी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बार जब वह किसी आदमी को अपने दिल में जगह दे देती है तो वह हमेशा उसके प्रति वफादार रहेगी। वह ठंडे होकर मुस्कुराया, तुम जोखिम के लायक हो। उसने अपने दिल में तय किया और तुरंत सीज़र को फ़ोन किया। अंकल सीज़र, हम कल सुबह मैजिक सिटी के लिए निकलेंगे। इंतज़ाम कर दीजिए। यह यह एक छोटी बच्ची की पेंटिंग थी, जो अपनी गहरी ग्रे आंखों से आपकी तरफ देख रही थी, जो आपका दिल पिघला सकती थीं और अनजाने में आपके चेहरे पर मुस्कान ला देती थीं। कीथ के चेहरे पर मुस्कान देखकर सेलीन को गर्व हुआ और वह खुशी से खिलखिलाकर हंसी। मुझे उम्मीद है कि अब तुम दुखी नहीं होगे, उसने छेड़ा। जिंदगी की उन गहरी ग्रे आंखों को देखने के बाद मैं दुखी कैसे हो सकता हूँ? कीथ हंसा और सेलीन की आंखों में देखने लगा। किंग्यू खुशकिस्मत है कि उसे तुम्हारे परफेक्ट जीन्स मिले हैं। सेलीन जानती थी कि उसके शब्द सच्ची तारीफ थे, लेकिन उसके दिल ने उसका साथ नहीं दिया और उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसके गालों पर गर्मी फैल गई। तुम भी खूबसूरत हो, छोटे कीथ, उसने मजाक में उसे जवाब दिया, लेकिन वह उसे अपने शब्दों से शर्माने में नाकाम रही। कॉस्मिक ग्रे रंग की बेंटले EXP 100 GT लिन मैंशन के गेट से अंदर आए और ड्राइव थरू पोर्टिको के ठीक नीचे रुक गई। लिन मैंशन में आपका स्वागत है, यंग मास्टर डेमिलियोर। एक बटलर और एक नौकरानी उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और विनम्रता से झुके। गुड इवनिंग, कीथ ने उन्हें सिर हिलाकर जवाब दिया और कार की चाबी बटलर को दे दी। मालकिन सेलीन ने मुझे आदेश दिया था कि जब आप आएं तो मैं आपको उनके स्टडी रूम में ले जाऊं। यंग मास्टर, नौकरानी ने उसे बताया। रास्ता दिखाओ, वह मुस्कुराया और बोला। उसकी मुस्कान देखकर नौकरानी घबरा गई, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला और मैंशन के अंदर ले जाने से पहले माफ़ी मांगते हुए उसके सामने झुकी। ये रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगह थी, शानदार, फिर भी सादगी भरा एहसास दे रही थी, और कीथ ने उत्सुकता से चारों ओर देखने में कोई झिझक नहीं दिखाई। उसके पास पहले से ही इस घर में आने की यादें थीं, लेकिन उसकी यादों में यह अब की तुलना में कहीं ज़्यादा शानदार था, और वह अंदाज़ा लगा सकता था कि ऐसा क्यों होगा। उस भविष्य की टाइमलाइन में लिन परिवार की मालकिन, सेलीन, गुजर चुकी थीं, और घर की हर चीज़ का कंट्रोल लिन हाउतियन की दूसरी पत्नी को मिल गया था। मेरी लेडी, यंग मास्टर डेमिलियोर यहाँ हैं। नौकरानी ने दरवाज़ा खटखटाया और बताया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, और इससे नौकरानी अजीब स्थिति में पड़ गई, लेकिन जब वह दोबारा खटखटाने वाली थी, तो दरवाज़ा खुला और सेलीन एक शानदार मुस्कान के साथ बाहर आईं। कीथ, उसने हल्के से उसे गले लगाया। निमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद, मैं इसे कैसे मना कर सकता था? वह हंसा और फिर सेलीन को एक गिफ्ट बैग दिया। मुझे डिनर पर बुलाने के लिए धन्यवाद, मैडम सेलीन, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। वह उन शिष्टाचारों को नहीं भूला था जो बचपन से ही उसकी रगों में बसे थे, और किसी के घर किसी मौके पर खाली हाथ जाना असभ्य था। रोमेन कॉन्टी 2000। सेलीन ने गिफ्ट बैग लिया और जब उसने देखा कि यह कौन सी वाइन है, तो वह खुशी से मुस्कुराई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस साल की एक बोतल अभी भी दुनिया में मौजूद होगी। किस्मत से, मेरे परिवार के वाइन सेलर में अभी भी एक थी। कीथ बिल्कुल भी विनम्र नहीं था।
और सेलीन उसकी बातों पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। धन्यवाद। वह सच में बहुत खुश थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसी साल पैदा हुई थी। इसलिए यह एडिशन उसके लिए खास था। लेकिन मैं आज रात डिनर टेबल पर तुम्हें इसका स्वाद नहीं चखने दूंगी। मैं इसे अपने जन्मदिन के लिए रखूंगी। कोई बात नहीं। उसे ऐसी किसी बात की परवाह नहीं थी। तुम कैसा महसूस कर रही हो? पहले से बेहतर कभी महसूस नहीं किया। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसे स्टडी रूम के अंदर ले गई। इसे स्टडी कहना पूरी तरह सही नहीं था, क्योंकि यह स्टडी से ज्यादा एक आर्ट स्टूडियो था। एक कोने में एक छोटी लाइब्रेरी और स्टडी टेबल थी, दूसरे कोने में एक पियानो था, बीच में बैठने की जगह थी, और बाकी बड़ा कमरा एक आर्ट स्टूडियो था, जिसकी बगल वाली दीवार पर दर्जनों पेंटिंग लगी थीं। क्या मैं देख सकता हूँ? जब सेलीन ने उसे उत्सुकता से पेंटिंग देखते हुए पकड़ा तो उसने विनम्रता से पूछा। बेशक। कीथ पेंटिंग में दिलचस्पी दिखाने का नाटक नहीं कर रहा था। उसे हमेशा कलाकृतियों की तारीफ करना पसंद था, और भले ही पेंटिंग और कैलीग्राफी में उसकी प्राकृतिक प्रतिभा ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी कलात्मक समझ काफी तेज थी। कौन यकीन करेगा कि तुम्हारे जैसी खुशमिजाज इंसान में लोगों को उदासी में डुबो देने की प्राकृतिक प्रतिभा है? उसने पहली कुछ पेंटिंग देखने के बाद टिप्पणी की और आह भरी। हर पेंटिंग खूबसूरत थी, और वह देख सकता था कि सेलीन पेंटिंग में स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली थी। हालांकि इस दीवार पर लगभग सब कुछ उदास था, यहाँ तक कि उसने जो कुछ लैंडस्केप पेंट किए थे उनमें भी उदासी का भाव था। मैं इसे एक तारीफ मानूंगी। सेलीन शरारती अंदाज में मुस्कुराई और फिर अपनी पेंटिंग को दोबारा देखा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे हमेशा कैनवस पर उदासी पेंट करने का मन करता है। तो तुम अपने सारे उदास विचार कैनवस पर उतार देती हो और उनसे खुद को आज़ाद कर लेती हो। कीथ मुस्कुराया। शायद यही वजह है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है। अरे! उसे समझ नहीं आया कि वह उसकी तारीफ कर रहा था या उस पर ताना मार रहा था, लेकिन उसने इसे तारीफ मान लिया और खुशी से मुस्कुराई। जल्द ही कीथ एक पोर्ट्रेट के सामने रुका और वह उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। यह इस दीवार पर एकमात्र पेंटिंग थी जिसमें मासूमियत, खुशी, सच्चा प्यार झलक रहा था और उदासी का कोई निशान नहीं था। यह एक छोटी बच्ची की पेंटिंग थी जो अपनी गहरी ग्रे आंखों से आपकी तरफ देख रही थी, जो आपका दिल पिघला सकती थीं और अनजाने में आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती थीं। कीथ के चेहरे पर मुस्कान देखकर सेलीन को गर्व महसूस हुआ और वह खुशी से हंसी। मुझे उम्मीद है कि अब तुम उदास महसूस नहीं कर रहे हो, उसने छेड़ा। जिंदगी की उन प्यारी ग्रे आंखों को देखने के बाद मैं दुखी कैसे हो सकता हूँ? कीथ हंसा और सेलीन की आंखों में देखने लगा। किंग्यू बहुत लकी है कि उसे तुम्हारे परफेक्ट जीन्स मिले हैं। सेलीन जानती थी कि उसके शब्द सच्ची तारीफ थे, लेकिन उसके दिल ने उसका साथ नहीं दिया और एक धड़कन छूट गई और उसके गालों पर गर्मी फैल गई। तुम भी बहुत सुंदर हो, छोटे कीथ, उसने मजाक में उसे जवाब दिया, लेकिन वह उसे अपनी बातों से परेशान नहीं कर पाए। मुझे पता है, उसने बस मुस्कुराते हुए कहा और फिर पेंटिंग की तरफ देखा। मेरा मन कर रहा है कि मैं ये पेंटिंग अपने साथ ले जाऊं, लेकिन मैं देख सकता हूं कि यह तुम्हारे लिए कितनी मायने रखती है, इसलिए मुझे इसे छोड़ना ही पड़ेगा। उसने ये शब्द हल्के फुल्के अंदाज में कहे, लेकिन सेलीन समझ गई कि वह उसकी बेटी की तरफ आकर्षित हो रहा है, और अगर मुमकिन होता तो उसके चेहरे की शानदार मुस्कान और भी ज्यादा चमक जाती। पेंटिंग के बारे में क्यों सोचना जब तुम मेरी छोटी किंग्यू को ही चुरा सकते हो?
उसने अपने इरादे जाहिर किए और मजाक में सुझाव दिया। नहीं, उसने तुरंत सिर हिलाया। वह अब प्यारी नहीं रही। उसने निराशा से कहा, तुम। सेलीन ने उस पर गुस्सा होने का नाटक करने की कोशिश की लेकिन उसके शब्दों पर हंसे बिना नहीं रह पाए। अरे, मैं सीरियस हूँ, उसने जोर देकर कहा लेकिन सेलीन और ज्यादा हंसी। हाँ, हाँ, वह कुछ कहने ही वाली थी कि स्टडी का दरवाज़ा खुला और वही इंसान अंदर आया जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। किंग्यू, यहाँ आओ, उसने जल्दी से उसे बुलाया। किंग्यू उसकी बात सुनकर काफी हैरान थी, लेकिन अपनी माँ के गालों को लाल और चेहरे पर वह खुश मुस्कान देखकर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। हाँ, माँ, अरे, तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? सेलीन ने उस पर आंखें सिकोड़ीं। क्या तुम कीथ को ग्रीट नहीं करोगी? किंग्यू ने उसकी बातों पर आंखें घुमाईं और फिर खुशी से कीथ को देखकर मुस्कुराए। मेरे घर में आपका स्वागत है, कीथ। उसने उसे ग्रीट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। यह मेरी खुशी है, मिस लिन। कीथ ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन हाथ मिलाने के बजाय उसने विनम्रता से उसे ऊपर उठाया और उसके पीछे हल्का सा किस किया, जिससे लड़की गुस्से से लाल हो गई और जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। सेलीन ने उनकी बातचीत देखी और थोड़ा हंसी, लेकिन जब उसने कीथ को अपनी तरफ आंख मारते हुए देखा, तो वह जोर से हंस पड़ी। उसकी बात समझ गई। किंग्यू ने भी अपनी माँ और कीथ के बीच हो रही खामोश बातचीत को पकड़ लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे पहले किस बारे में बात कर रहे थे। इसलिए उसे कोई अंदाज़ा नहीं था, और अब उसकी जिज्ञासा एक नए लेवल पर पहुंच गई थी। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? उसने सीधे सीधे पूछा। ओह, सेलीन ने खुद को संभाला और फिर अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराए। कीथ ने अभी अभी तुम्हारी पेंटिंग ले जाने की इच्छा जताई है। उसे लगता है कि जब तुम बच्ची थी तो बहुत प्यारी थी। जब वह उसे देखता है तो उसका मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन दुख की बात है, वह कहता है कि अब तुम उतनी प्यारी नहीं रही। अपनी माँ की बातें सुनकर उसके चेहरे पर मिले जुले भाव आए, लेकिन जब उसने आखिरी वाक्य सुना, तो उसने कीथ पर आंखें सिकोड़ीं। ओह, तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे तुम्हें चुरा ले जाने का सुझाव दिया। कीथ उस पर मुस्कुराया। अरे, कोई मुझे मेरी माँ से दूर नहीं ले जा सकता। किंग्यू ने तुरंत तेज आवाज में उसे जवाब दिया, लेकिन उसके गालों की लाली भी इस बात का साफ सबूत थी कि वह कितनी घबराई हुई थी। और तुम, उसने अपनी माँ को घूर कर देखा। ऐसी बातें मत करो। अरे, चलो भी, मैं तो बस उससे मजाक कर रही थी। सेलीन ने अपनी बेटी की तरफ आंखें घुमाईं और उसे हल्के से गले लगा लिया। कोई मेरी बच्ची को मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। उसने अपने शब्दों में सारा माँ का प्यार उड़ेल दिया और अपनी बेटी के सिर पर किस किया। अच्छा, किंग्यू को शर्म आ रही थी कि उसकी माँ ने कीथ के सामने उसे इस तरह किस किया, लेकिन उसने उसे दूर नहीं हटाया और खुद को संभालने पर ध्यान दिया। खाना लगने वाला है, और दादाजी ने मुझे तुम्हें बुलाने भेजा है। चलो, मैंने पहले जो कहा उसे भूल जाओ। वह अभी भी बहुत प्यारी है। कीथ ने तुरंत बीच में टोक दिया, जिससे किंग्यू की अपनी भावनाओं को स्थिर करने की सारी कोशिशें बेकार हो गईं, और सेलीन को एक बार फिर हंसी आ गई। तुम। किंग्यू सच में जमीन पर जोर से पैर पटकना चाहती थी, लेकिन उसने चुपचाप मुड़ने और दरवाजे से बाहर निकलने का फैसला किया और अपनी शर्म को उसकी नज़रों से छिपाने की पूरी कोशिश की। हालांकि जब उसने कीथ और सेलीन को खुशी से हंसते हुए सुना, तो उसका दिल और भी ज्यादा घबरा गया। दादाजी को इंतजार मत करवाओ। उसने अपनी माँ को घूरकर देखा और स्टडी से निकलने से पहले उसे याद दिलाया। डाइनिंग रूम में सुनहरी रोशनी थी,
और कमरे के ठीक बीच में टेबल पर 5 लोगों का एक परिवार बैठा था और 5 सीटें खाली थीं। टेबल के हेड पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसका चेहरा लाल था और आंखें गंभीर ग्रे रंग की थीं, जिनका असली रंग दशकों में फीका पड़ गया था। यह आदमी लिन वुडाओ था, जो बीजिंग के लिन परिवार के नाजायज बच्चे लिन हाउतियन का पिता था, जो अपनी मां के साथ सैमरन शहर में 70 साल पहले अपना नाम कमाने आया था। और उसने नाम कमाया भी और दौलत भी। गुड इवनिंग, प्रेसिडेंट लिन। कीथ ने बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराया और सेलिन के साथ आते ही उसने विनम्रता से उन्हें ग्रीट किया। बूढ़े आदमी ने अपना सिर उठाया और कीथ की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। फिर उसने सिर हिलाया और उसे टेबल पर बैठने का इशारा किया। मैं अब लिन ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं रहा, जवान आदमी, उसने हल्के से कहा, फिर भी यह सबके कानों में भारी लगा। शहर आपको इसी तरह याद करता है। और सही भी है। कीथ ने सिर हिलाया और उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा जो जल्द ही 50 साल का होने वाला था। आप ठीक लग रहे हैं, चेयरमैन लिन। लिन हाउतियन ने उसकी ओर देखा और सिर्फ सिर हिलाया। फिर अपना ध्यान खुद के लिए चाय बनाने पर लगा दिया। लिन मैंशन में आपका स्वागत है, यंग मास्टर डेमिलियोर। एक चुलबुली आवाज आई, जो 30 साल की उम्र के आखिर में एक चीनी महिला की थी। वह बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसमें एक आकर्षक ग्रेस था जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। धन्यवाद, मिसेज लिन, उसने मुस्कुराकर लिन हाउतियन की दूसरी पत्नी को जवाब दिया। फिर उस छोटे लड़के की ओर मुड़ा जो उसे उत्सुकता से देख रहा था। और तुम कैसे हो, लिन हाओरान? लड़का इस बात से हैरान था कि कीथ उसका नाम जानता था और उसने विनम्रता से अपनी सीट से उठकर उसे झुककर प्रणाम किया। लिन मैंशन में आपका स्वागत है, उत्तराधिकारी डेमिलियोर। मैं ठीक हूँ, उसने खुशी से जवाब दिया, लेकिन फिर भी अपने शिष्टाचार का पालन किया। लिन हाओरान, लिन हाउतियन की दूसरी पत्नी, लिन मेन का बेटा था, जिससे वह किंग्यू का सौतेला भाई था। और इकलौता लड़का होने के नाते, वह लिन की दौलत का वारिस था, जिसकी नींव उसके दादा ने रखी थी और जमा की थी। और जिस तरह से वह कीथ को देख रहा था, उससे साफ था कि वह कीथ की बहुत तारीफ करता था। किंग्यू थोड़ी परेशान थी कि कीथ को टेबल पर चुप्पी अजीब लगेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और सबने चुपचाप खाना खाया, उसने देखा कि वह सिर्फ अपने खाने पर ध्यान दे रहा था, बिल्कुल भी परेशान नहीं था, जिससे उसकी चिंता कम हुई और उसे हैरानी भी हुई। सेलिन को बचाने के लिए धन्यवाद, यंग डेमिलियोर। डिनर खत्म होने के बाद लिन वुडाओ ने कहा, और उनकी आवाज़ में साफ तौर पर आभार था। आपका स्वागत है। कीथ ने उसे सिर हिलाया और सेलिन को देखकर हल्की मुस्कान दी, जो प्यार से उसे देख रही थी। कीथ को बातों को घुमाते हुए न देखकर लिन वुडाओ प्रभावित हुए और तारीफ करते हुए सिर हिलाया। सेलिन ने मुझे बताया कि तुम एक खानदानी मेडिकल स्किल का अभ्यास करते हो। मैं इसमें ज़्यादा दखल नहीं दूंगा, लेकिन मुझे जिज्ञासा है, ये कहाँ से आया है? बूढ़े आदमी के सवाल ने शांत लिन हाउटियन का भी ध्यान खींचा, जिसने आज रात पहली बार सीधे कीथ को देखा। मैं जो अभ्यास करता हूँ वह पश्चिमी और पूर्वी चिकित्सा का मिश्रण है। मैं दोनों में माहिर हूँ, लेकिन मेरी मेडिकल स्किल का असली सार उन रहस्यमय शिक्षाओं में है जो दुनिया ने खोजे गए विज्ञान के दायरे से बहुत आगे हैं। किस हद तक? लिन वुडाओ ने अपनी आंखें छोटी करके पूछा। मैं किसी व्यक्ति को काफी समय तक मौत को धोखा देने में मदद कर सकता हूँ। कीथ ने बूढ़े आदमी की आंखों में देखे बिना ये शब्द कहे और हल्के से सफ़ेद वाइन पी। लेकिन बेशक, मौत फिर भी जीतती है। किंग्यू ने उसके शब्द सुनकर माथे पर शिकन डाली और उसके दिल की चिंता जल्द ही उसके चेहरे पर दिखने लगी।
चिंता मत करो, वह सेलीन के बारे में बात नहीं कर रहा है। लिन वुडाउ ने प्यार से अपनी पोती को देखा और अपनी सीट से उठने से पहले हल्के से हंसे। तुम एक दिलचस्प लड़के हो। उन्होंने अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे डाइनिंग रूम से बाहर चले गए। उनकी पीठ सीधी थी लेकिन कदम लड़खड़ा रहे थे। किंग्यू ने मुझे मेरी पत्नी के इलाज के प्लान के बारे में बताया है और मेरे शक के बावजूद मुझे अभी भी उम्मीद है कि तुम उसे ठीक कर पाओगे। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताना। आंटी सेलीन ठीक हो जाएंगी, चेयरमैन लिन। कीथ ने भरोसा दिलाते हुए लिन हाउटियन को सिर हिलाया, जो उन्हें सिर हिलाकर जवाब देने के बाद कमरे से बाहर चले गए। मुझे उम्मीद है कि आपको टेबल पर चुप्पी से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मिस्टर डेमेलियोर। लिन मेयन ने जैसे ही उनके ससुर और पति डाइनिंग रूम से बाहर निकले वैसे ही कहा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, कीथ ने अपना सिर हिलाया। मुझे शांति की आदत है और समय के साथ मैंने इसकी कद्र करना सीख लिया है। शेफ को मेरी तरफ से धन्यवाद ज़रूर देना। डिनर बहुत स्वादिष्ट था। मैं ऐसा ही करूंगी। मेन ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। फिर थोड़ी देर के लिए अपनी सौतेली बेटी को देखा और फिर मतलब भरी नज़रों से कीथ को देखा। माफ़ करना कि मैं दखल दे रही हूँ, लेकिन मैं उस खूबसूरत लड़की के बारे में जानना चाहती हूँ जिसके साथ तुम शुक्रवार सुबह शॉपिंग करने गए थे। मैं मॉल में थी और मैंने तुम दोनों को वहाँ देखा था। क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कीथ ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। उसके इरादों को समझने की कोशिश की, लेकिन फिर भी शांत रहा और अपनी वाइट वाइन पीने लगा। उसका नाम नाना है। वह मेरी पर्सनल असिस्टेंट है और मेरी लवर भी, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। किंग्यू पर ध्यान नहीं दिया, जो उसके शब्द सुनकर अचानक अकड़ गई थी। उसकी सीधी बात सुनकर मेन भी हैरान रह गई और एक पल के लिए वह तय नहीं कर पाई कि उसे क्या जवाब दे। एक लवर है ना? सेलीन ने खुशी खुशी कहा और शरारती अंदाज में अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हाँ, कीथ उसकी बेबाकी पर हंसे बिना नहीं रह सका। तुमने खुद ही कहा मैं एक दिलकश लड़का हूँ। अच्छा, तो मुझे लगता है कि वह तुम्हारी अकेली लवर नहीं है, सेलीन ने पूछा और ध्यान से उसे देखा। शायद। उसने कंधे उचकाए और फिर सेलीन को देखकर मुस्कुराया। हो सकता है कि मैं तुम्हें जल्द ही अपनी शादी में बुलाऊं, लेकिन अगर कल सब कुछ ठीक रहा तो क्या? किंग्यू ने बेसब्री से कहा और जब कीथ ने उसकी आंखों में देखा तो उसने बहादुरी से अपनी शर्म को दूर किया और उसकी आंखों में देखा। डेमेलियोर के वारिस की मंगेतर कब से है? या तुम अपनी लवर से शादी करने की सोच रहे हो? हाँ, मेरी एक मंगेतर है, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कीथ ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी और फिर सेलीन की तरफ देखा जो उसके कुछ बताने का इंतजार कर रही थी। चलो बस इतना कहते हैं कि मुझसे एक से ज़्यादा पत्नियां रखने की उम्मीद की जाती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हें एक से ज़्यादा पत्नियों का आइडिया पसंद नहीं है। ये और भी ज़्यादा जिम्मेदारी है। उसने इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा और अपनी वाइन पीते हुए सोचने का नाटक किया। उसका नाम क्या है? कौन? जिस लड़की से तुम कल मिल रहे हो? सेलीन ने पूछा। अमेलिया मॉन्टेल, कीथ ने ईमानदारी से जवाब दिया और मुस्कुराया जब उसने देखा कि सेलीन को मॉन्टेल नाम का कोई भी परिवार याद नहीं आ रहा था। वह मैजिक सिटी से है और मॉन्टेल परिवार कोई बिजनेस जायंट नहीं है, लेकिन वे इतने खास हैं कि तुम उनकी बेटी को अपनी पत्नी बना रहे हो। उसने सोचते हुए पूछा, लेकिन उसे हैरानी हुई कि कीथ ने बस अपना सिर हिला दिया। सच में नहीं,
उसके परिवार का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मुझे बस उसमें दिलचस्पी है। क्या वह इतनी खूबसूरत है? छोटी मिस लिन ने आंखें छोटी करके पूछा। हाँ, वह तुम्हें कड़ी टक्कर दे सकती है। कीथ उस पर हंसा। क्या तुम कल मेरे साथ उसे देखने चलना चाहती हो? नहीं, धन्यवाद। किंग्यू ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। कल मेरे दोस्तों के साथ अपॉइंटमेंट है। उसने एक बहाना बनाया और उसे बताया। फिर उस टॉपिक पर वापस आ गई जिसमें अब उसे बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। और तुम्हारी मंगेतर कौन है? वह उसके सवाल पर हल्का मुस्कुराया और अपनी सीट पर पीछे झुक गया। एक एंजेलिनी, उसके जवाब से किंग्यू ने बस अपनी भौहें से कोड़ीं। लेकिन सेलीन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं क्योंकि वह अपनी बेटी से ज्यादा समेरन सिटी के दो जायंट्स के बीच की दुश्मनी के बारे में जानती थी। और यही बात लिन मेन के लिए भी कही जा सकती थी, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस खबर से खुश होना चाहिए या चिंतित होना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत जगह है ना? जब कीथ ने देखा कि हमेशा ध्यान देने वाली यिंग मैजिक सिटी की खूबसूरती को छुप छुप कर देख रही है, तो वह हल्के से मुस्कुराया। मुझे बस थोड़ी जिज्ञासा हो रही है क्योंकि मैं पहले कभी यहाँ नहीं आया हूँ। और हाँ, मास्टर, ये शहर लगभग समेरन जितना ही सुंदर है। ज्यादातर लोग इसे समेरन से ज्यादा सुंदर मानते हैं, उसने कहा और फिर सुंदर हरी पहाड़ियों और दूर के पहाड़ों को देखने लगा। जब कोई पहली बार मैजिक सिटी नाम सुनता है तो उसे शक होता है कि इसे ये नाम कैसे मिला, लेकिन जैसे ही वे यहाँ आते हैं उन्हें सब समझ में आ जाता है। ये जगह सच में जादुई थी, और इसकी 3000 साल से ज्यादा पुरानी विरासत ने इसके रहस्य को और बढ़ा दिया और इसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक बना दिया। समेरन शहर से नेथेरिया के दूसरे छोर पर जोड़ 4 के टाइम जोन के अंतर के साथ इस शहर में सालाना बर्फबारी कम ही होती थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ ज्यादातर सर्दी ही रहती थी। गर्मियों में भी तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता था। वे मुख्य शहर को पीछे छोड़ चुके थे और अभी उनके 5 गाड़ियों का काफिला मॉन्टेल एस्टेट की ओर जा रहा था, जो मैजिक सिटी के बाहरी इलाके की एक पहाड़ी पर स्थित था। सुंदर, फिर भी धोखे से शांत। सीजर ने भी उस जगह की सुंदरता पर नजर डाली, लेकिन फिर हल्के से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। यिंग ने उसकी बातों पर भौहें चढ़ाईं, लेकिन कीथ समझ गया कि सीजर का क्या मतलब था। उसे शहर की हाल की घटनाओं की सभी रिपोर्ट मिल गई थीं। 2 दशकों से चल रहा शीत युद्ध हाल ही में खत्म हुआ था, जिससे हारने वाले पुराने घर बुरी हालत में थे, और हाउस ऑफ मॉन्टेल उनमें से एक था। जब वे मॉन्टेल एस्टेट के गेट पर रुके तो दोपहर हो चुकी थी, लेकिन वे ठीक लंच के समय पहुंचे थे। गेट पर थोड़ी जांच के बाद गार्ड्स ने काफिले को एस्टेट में घुसने दिया, और जल्द ही वे उस हवेली में पहुंचे जहां मॉन्टेल हाउस का मुख्य परिवार रहता था। मॉन्टेल हाउस में आपका स्वागत है। यहां आकर खुशी हुई। कीथ ने उस बूढ़े आदमी को हल्की मुस्कान के साथ देखा और उसी शिष्टाचार के साथ जवाब दिया, फिर अपनी पीठ सीधी की और अपना हाथ आगे बढ़ाया। कीथ डेमिलियोर, उसने अपना परिचय दिया। वह बूढ़ा आदमी जो 40 साल के आखिर में लग रहा था, अपनी असली उम्र से कुछ दशक छोटा, कीथ के हाव भाव देखकर काफी हैरान था। लेकिन उस आदमी ने अपनी हैरानी को अच्छी तरह छिपा लिया और हाथ मिलाया। व्लादिमीर मॉन्टेल, मॉन्टेल परिवार का वारिस। कीथ के साथ आए गार्ड पहले ही अपनी जगह ले चुके थे और सिर्फ सीजर, यिंग और विक्टर कीथ के पीछे खड़े थे। सीजर ने आगे बढ़कर खुद को डेमिलियोर परिवार का हेड बटलर बताया, और यिंग और विक्टर के अपने नाम बताने के बाद
उन चारों को व्लादिमीर ने हवेली के अंदर बुलाया। कीथ के चेहरे पर एक मज़ेदार मुस्कान थी जब उसने देखा कि छोटे बच्चे उत्सुकता से उसे देख रहे थे और उसके मेहमानों के ग्रुप के बारे में एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। हाउस ऑफ मोंटेल के मौजूदा हेड अलारिक थे, जो व्लादिमीर के अंकल और अमेलिया के दादा थे। बूढ़ा आदमी आज बहुत अच्छे मूड में था, और हाउस ऑफ मोंटेल में मौजूद हर कोई भी इसके पीछे का कारण समझना मुश्किल नहीं था। सीज़र ने कल रात जब हाउस ऑफ मोंटेल से संपर्क किया था, तो उसने अपने इरादों के बारे में बहुत साफ-साफ बता दिया था, और सब कुछ देखकर लग रहा था कि पुरानी पीढ़ी ने पहले ही कीथ के प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला कर लिया था। और वे क्यों नहीं करते? वे हाउस ऑफ मोंटेल को जो दुल्हन की कीमत दे रहे थे, वह बहुत बड़ी रकम थी जिसकी उन्हें बहुत ज़रूरत थी ताकि वे ये पक्का कर सकें कि वे अपनी अगली पीढ़ी को बेहतरीन माहौल में पाल सकें। अमेलिया को आपके आने की खबर दे दी गई है, और वह कुछ ही मिनटों में यहाँ होगी, एक उत्साहित महिला ने उसे बताया, और कीथ जानता था कि वह व्लादिमीर की पत्नी थी। यिंगयंग इस जगह पर काफ़ी अच्छा कर रही थी। सीज़र पर माहौल का कोई असर नहीं दिख रहा था, लेकिन विक्टर थोड़ा अभिभूत था। ये पहली बार था जब उसने औरोस के एक प्राचीन परिवार को देखा था। यहाँ हर कोई एक औरोर था, और यहाँ तक कि बच्चे भी अपने भविष्य की कल्टीवेशन की नींव रखने के रास्ते पर थे। कुछ अभी भी अपने ऑरा सर्कुलेशन पर काम कर रहे थे, और कुछ तो अपने बॉडी रिफाइनमेंट पर भी काम कर रहे थे। जो बात उसे हैरान कर रही थी, वह ये थी कि अलारिक एक ऐसा व्यक्ति था जिससे सीज़र से कहीं ज़्यादा दमनकारी भावना निकल रही थी, और विक्टर जानता था कि सीज़र स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे का एक पावरहाउस था। जिस बात ने उसे सच में परेशान किया, वह ये थी कि यहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मौजूद थे जो यिंगयंग जितने ही मजबूत थे। उसे काफ़ी कमज़ोर महसूस हो रहा था, लेकिन साथ ही वह अपने हाथ थोड़े आज़ाद करके उनके खिलाफ खुद को आज़माना चाहता था। औरस के एक परिवार के तौर पर, जो दूसरों से ज़्यादा ताकत को अहमियत देते थे। व्लादिमीर ने हाथ मिलाते समय चुपके से कीथ का मुआयना कर लिया था, और उसे जो मिला उससे वह काफ़ी खुश था। फाउंडेशन प्रोफाउंड दायरे के शिखर पर 18 साल के लड़के को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं माना जाता था, लेकिन कीथ को फिर भी एक अच्छा टैलेंटेड ऑरा माना जाएगा, और यह उसके और उसके परिवार के लिए एक अच्छी हैरानी थी। और बेशक कीथ को इस सब के बारे में पता था। मोंटेल हवेली का ग्रेट हॉल एक सिंहासन कक्ष जैसा था, बस फर्क इतना था कि वहाँ सिंहासन नहीं था। सभी लोग कालीन बिछे फर्श पर 2 पंक्तियों में बैठे थे, एक तरफ पुरानी पीढ़ी और युवा लोग सामने अपने बड़ों के सामने बैठे थे। हवेली के अंदर कोई नौकर नहीं था, और परिवार की औरतें दोनों पंक्तियों के बीच रखी छोटी टांगों वाली लंबी मेजों पर दोपहर का खाना लगाने में व्यस्त थीं। मोंटेल परिवार की खाने की परंपरा उससे बिल्कुल अलग थी जिसकी उसे आदत थी। यहाँ कोई भी कभी भी चुपचाप खाना नहीं खाता था, और सभी की बातचीत और गपशप की वजह से खाना आमतौर पर लगभग 2 घंटे तक चलता था। माहौल बहुत खुशनुमा था, और उसने इसका स्वागत किया, भले ही उसे इसकी आदत नहीं थी। अमेलिया, एक छोटे लड़के ने उत्साह से एक नाम पुकारा, जिसने सबका ध्यान खींचा, जिससे सब हॉल के एंट्रेंस की तरफ देखने लगे। आसानी से 5 फीट 8 इंच लंबी, चश्मा पहनने वाली लड़की काफ़ी पतली थी, हालांकि उसकी आकृति ज़्यादातर उस ढीले स्वेटर के नीचे छिपी हुई थी जो उसने पहना था। इसने न सिर्फ उसके धड़ को, बल्कि उसके कूल्हों और आधी जांघों को भी ढका हुआ था।
उसे सिर्फ एक नज़र देखने से ही कोई भी समझ सकता था कि उसे अपनी त्वचा का 1 इंच भी दिखाना पसंद नहीं था। और उससे निकलने वाले आत्मविश्वास से यह साफ था कि उसे विपरीत लिंग की राय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। परिवार में बाकी सब की तरह उसके बाल भी काले थे, जो पोनीटेल में बंधे थे, और उसकी चमकदार हरी आंखें थीं, जिनसे उसने परिवार के बड़ों को शांति से नमस्ते किया और फिर कीथ के पास जाकर बैठ गई। कुछ बड़े लोग उसे देखकर नाराज हुए कि उसने अच्छे कपड़े पहनने की कोई कोशिश नहीं की थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अब तक वे उसके ऐसे बर्ताव के आदी हो चुके थे, और जो लोग उसे बेहतर जानते थे, वे बस खुश थे कि वह आए तो सही। कीथ हल्का सा मुस्कुराया जब अमेलिया ने उसे बस सिर हिलाकर जवाब दिया और उसकी बाईं ओर खाली जगह पर बैठ गई, उन्हें देखते हुए। अब कोई भी दूसरा इंसान उसके बर्ताव पर काफी अजीब महसूस करता, जहां उसने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन कीथ एक ऐसा इंसान था जो उसके बारे में सब कुछ जानता था। वह उसे उससे बेहतर समझता था जितना वह खुद को समझती थी। और जिस पल उसने पहली बार उसे देखा, उसके सपने की एक कहानी में उसके बारे में जो कुछ भी उसने पढ़ा था, वह सब उसके दिमाग में तेजी से चमकने लगा। उसने उसकी जिंदगी की एक भी डिटेल मिस नहीं की। कीथ ऑगस्ट डेमिलियोर। वह हल्का सा मुस्कुराया और उसकी तरफ मुड़कर उसे अपना हाथ बढ़ाया। अमेलिया भी उसे देखने के लिए मुड़ी, और जैसे ही उनकी आंखें मिलीं, दोनों को लगा कि उनके दिल की धड़कन रुक गई है। कीथ के लिए यह उसकी खूबसूरती और एक अजीब सी भावना थी जिसने उसे मोह लिया था, और अमेलिया के लिए यह वह असहज भावना थी जिससे वह उसकी नज़रों से बच नहीं सकती थी। यह एक अजीब सा ख्याल था कि वह उसके सारे राज जानता है, और अमेलिया ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और उसे अपना हाथ बढ़ाया। अमेलिया जीन मॉन्टेल, एक खूबसूरत नाम। कीथ ने उसे सिर हिलाया और फिर बस उसकी तरफ झुका, जिससे उसे देखने वाले सभी लोग हैरान रह गए। कीथ की इस हरकत पर अमेलिया की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन वह देख सकती थी कि वह किस करने के लिए नहीं झुक रहा था। इसलिए उसने उसे अपने कान के पास आने दिया। मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूँ, रून्स की राजकुमारी। कीथ ने इतनी धीरे से फुसफुसाया कि सिर्फ उसने ही सुना। लेकिन जैसे ही उसके शब्दों से उसका दिल जोर से धड़का, कुछ लोगों का ध्यान उस पर गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया, और वह वहां बिना फोकस वाली आंखों से उसकी तरफ देखती रही। और कीथ ने बस उसे अपनी शानदार मुस्कान दिखाई, अपनी जगह ठीक की और एक बार फिर बड़ों के साथ बातचीत में लग गया। जब अमेलिया को आखिरकार होश आया, तो उसने तुरंत अपना बेपरवाह चेहरा बना लिया और चुपचाप वहां बैठ गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसका दिमाग पूरी तरह से उथल-पुथल में था, और उसे अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीता और उसने चुपके से कीथ को कुछ बार देखा, तो उसे उसके बारे में बेचैनी से उत्सुकता होने लगी। यह वही नतीजा था जिसका कीथ इंतजार कर रहा था।
उसे अपनी स्टडी टेबल पर बैठते हुए और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी डिज़ाइन बुक देखते हुए देखकर वह और भी ज्यादा परेशान हो गई। और फिर पन्ने पलटते समय बीच बीच में पिस्ता खाने की आवाज़ भी आ रही थी। लगभग 1 घंटे की चुप्पी के बाद एमिलिया, जितनी सब्र वाली थी, वह भी अपने नर्व्स पर हावी हो रहे तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए, मिस्टर डेमिलियोर, उसने गहरी सांस लेकर पक्के इरादे से कहा। कीथ का हाथ, जो एक पन्ना पलटने के लिए आधा नीचे था, रुक गया और फिर उस महिला की पर्सनल डिज़ाइन बुक बंद करने के लिए नीचे आ गया, जिसके बेडरूम में वह बैठा था। उसने कुर्सी घुमाई और फिर सीधे उसकी आंखों में देखा। हम बात कर सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें ये चश्मे हटाने होंगे, उसने हल्के से कहा। हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। और फिर से वही हुआ। उसके पेट में अजीब सी घबराहट होने लगी। उसे इसके बारे में कैसे पता चला? यह एक ऐसा सवाल था जिससे वह काफी डरी हुई थी। एमिलिया ने उसकी गहरी भूरी आंखों में देखा और उनमें शरारत देखकर उसने तय किया कि वह मजाक नहीं करेगी और जैसा कहा गया वैसा ही किया। तुम खूबसूरत हो, उसने चश्मा उतारने के बाद बेफिक्री से कमेंट किया और फिर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? उसके सवाल ने उसे और भी ज्यादा परेशान कर दिया, लेकिन 1 मिनट सोचने के बाद उसने गंभीरता से उसकी आंखों में देखा। तुम क्या चाहते हो, मिस्टर डेमिलियोर? मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? वह खुद ही हंसा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं तुम्हें चाहता हूँ, मिस एमिलिया। मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और मेरे साथ जिम्मेदारियां बांट सके। उसने आंखें खोलीं और ईमानदारी से कहा। एमिलिया ऐसी लग रही थी जैसे उसने सुना ही न हो कि उसने क्या कहा, और उसकी आंखें अभी भी उससे अपने असली इरादे बताने के लिए कह रही थीं। हालांकि कुछ मिनट इंतजार करने के बाद भी उसे कीथ से और कुछ सुनने को नहीं मिला, जो बस उसकी आंखों में देखता रहा। क्या मैं तुम्हारी आंखें देख सकता हूँ? उसने अचानक पूछा, और उसके सवाल ने उस औरत को बेचैन कर दिया जो खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। तुम मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? उसने उसकी बात नहीं सुनी और गंभीरता से पूछा। अगर मैं तुमसे कहूं कि एक सपने ने मुझे तुम्हारे पास पहुंचाया, तो क्या तुम मानोगी? उसने मजाकिया अंदाज में कहा और जब उसने देखा कि उसकी नज़रें और गंभीर हो रही हैं, तो वह हंसा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या मानती हो या नहीं। उसका अंदाज अचानक 180 डिग्री बदल गया और फिर उसने गंभीरता से उसकी तरफ देखा। मैंने जो कहा है वह सच है। उसके चेहरे से मुस्कान गायब होते देखकर उसे अजीब तरह से अच्छा लगा। कम से कम अब वह और मजाक नहीं करने वाला था। भले ही उसे यकीन करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने उस सपने के बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। और तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है। मैं जानता हूँ कि तुम कैसे बड़ी हुई, और मैं जानता हूँ कि तुम जिंदगी में क्या चाहती हो। मैं तुम्हारे बारे में वो बातें जानता हूँ जो तुम पहले से जानती हो, और मैं तुम्हारे बारे में वो बातें जानता हूँ जो तुम्हें अभी पता चलनी है। उसे फिर से पूछने का मन हुआ कि उसे ये सब कैसे पता है, लेकिन फिर उसे वह जवाब याद आया जो उसने अभी अभी उसे दिया था। साबित करो, जो पूछना है पूछो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा, लेकिन जान लो कि मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हों जिन्हें सुनने के लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। अमेलिया ने उसकी बातों पर तेवर चढ़ाए और वह जिस बात का इशारा कर रहा था उससे उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। मुझे मेरे रूम्स के बारे में सच बताओ,
मेरे पास ये शक्तियाँ क्यों हैं? शक्तियाँ? कीथ उसकी शब्दों की पसंद पर हंसा। वह बिल्कुल गलत नहीं थी, लेकिन उसे ये सुनकर अजीब लगा। तुम रूनिक मोनाक के वारिसों में से एक हो। तुम्हारा शरीर खास है क्योंकि तुम्हारे पास रूनिक मोनाक की गहरी नसें हैं। जो रून्स तुम अपने सपनों में देखती हो, वह वही ज्ञान है जो ये गहरी नसें तुम्हें देती हैं। तुम अभी सिर्फ ग्रेट प्रोफाउंड दायरे में हो, इसलिए तुमने अब तक जो ज्ञान हासिल किया है, वह सिर्फ शुरुआती है। उसकी बातें सुनकर वह काफी हैरान रह गई। और अब उसे आखिरकार पता चल गया कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसे इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि कीथ ने उसके दायरे को देख लिया, जो उसके शरीर पर लिखे रून्स के नीचे छिपा हुआ था। मोर्नटेल परिवार में किसी को नहीं पता था कि वह कितनी ताकतवर थी। उन्हें तो बस यही पता था कि वह पिछले 7 सालों से फाउंडेशन प्रोफाउंड दायरे के शिखर पर फंसी हुई थी। वह अजीब दरवाज़ा क्या है जो मैं अपने सपनों में देखती रहती हूँ? वह रहस्यमयी महल, वह पहला ट्रायल ग्राउंड है जिसे रूनिक मोनाक ने पीछे छोड़ा था। उसके अंदर तुम्हारे लिए एक टेस्ट है, और अगर तुम उसे पास कर लेती हो, तो तुम्हारे लिए खास इनाम है। साथ ही, वह महल एक अलग आयाम के अंदर है और बस एक खजाने का भंडार है। वहाँ तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। कीथ ने उससे ये जानकारी नहीं छिपाई और उसे ट्रायल ग्राउंड के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। मैं उस जगह में कैसे जाऊंगी? उसने उसकी बातों पर शक नहीं किया और बस पूछ लिया। तुम अभी जिस दुनिया में हो, वहां से उस आयाम में नहीं जा सकती। उसने सिर हिलाया। हम दोनों भी उस जगह में जाने के लिए काफी ताकतवर नहीं हैं। और यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें अभी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसने उसके शब्दों के चुनाव पर भौहें सिकोड़ीं। क्या दूसरे लोग भी उस जगह जा सकते हैं? जो भी शर्तें पूरी करता है, वह उस डायमेंशन में जा सकता है, लेकिन टेस्ट सिर्फ रूनिक मोनाक का वारिस ही दे सकता है। एमिलिया उसके शब्द सुनकर चुप रही, और कीथ ने उसे अपने ख्यालों में खोए रहने दिया। रूनिक मोनाक कौन था? एक भगवान, और देवताओं में भी वह पदानुक्रम के पिरामिड में सबसे ऊपर था। उसके पिछले जवाब सुनने के बाद उसने यह अंदाज़ा लगाया था, लेकिन जब उसने इसकी पुष्टि की तो उसे बहुत ज़्यादा झटका लगा। मेरी बन जाओ, और मैं ये पक्का करूँगा कि तुम पिछले रूनिक मोनाक जितनी ही मजबूत बनोगी। अगर उससे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं तो? कीथ ने शैतानी अंदाज में ये शब्द कहे। और यह सिर्फ एक खाली वादा नहीं था। उसे भरोसा था कि वह उसे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। उसके शब्दों ने उसका ध्यान खींचा और फिर उसकी आंखें उस पर टिक गईं। और तुम ये कैसे हासिल करोगे? यह मेरा राज है। वह उस पर मुस्कुराया और उसकी नज़रों से नज़रें नहीं हटाईं। बदले में तुम्हें क्या चाहिए? उसने सीधे सीधे पूछा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। मुझे तुम चाहिए, उसने जवाब दिया। तुम मेरी रानियों में से एक होगी, और हम दुनिया पर राज करेंगे। उसके महत्वाकांक्षी शब्दों से उसका घमंड और बढ़ गया, और कुछ देर के लिए कॉन्टैक्ट लेंस के नीचे छिपी उसकी आंखों में एक शानदार सुनहरी चमक दिखाई दी। एमिलिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसका दिन इस तरह बीतेगा। जब उसे पता चला कि डेमिलियोर परिवार के वारिस ने उसका हाथ मांगा है और आज उससे मिलने आ रहा है, तो वह काफी नाखुश और परेशान थी। शादी करना कभी भी उसकी प्राथमिकताओं में से एक नहीं था, और वह सिर्फ अपनी शक्तियों को और ज्यादा खोजते हुए अपने रहस्य को उजागर करना चाहती थी। उसने सोचा कि वह किसी तरह इस शादी में देरी कर सकती है और अगर मुमकिन हो तो अकेले में बात करने के बाद इस प्रस्ताव को ठुकरा सकती है,
लेकिन जब उसने फैमिली हॉल में वे शब्द फुसफुसाए तो उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूँ, रून्स की राजकुमारी, और अब वह यहाँ थी, पहले से ही खुद को उससे बंधा हुआ महसूस कर रही थी। मुझे अपना राज बताओ, और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। जब उसने उसकी बातें सुनी तो उसके होठों पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। मेरे पास बहुत सारे राज हैं, मेरी प्यारी एमेलिया, उसने शरारत से कहा। लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि एक सपने ने मुझे एक मिशन पर भेजा है। कीथ जानता था कि उसके जवाब से वह संतुष्ट नहीं हुई थी, लेकिन वह अपने राज के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता था। मैं तुमसे कल रात मिलूंगा, और हम आगे बात करेंगे। वह अपने बिस्तर से उठी और उसके जाने का इंतजार करने लगी। जानती हो, तुम्हारा परिवार जवाब का इंतजार कर रहा है। उसने खड़े होते हुए उसे थोड़ा छेड़ा और देखा कि उसकी आंखें उस पर सिकुड़ रही थीं। तुम जाकर मेरे परिवार से दुल्हन की कीमत के बारे में बात कर सकते हो। मुझे अब थोड़ा आराम करना है। उसने उस पर जोर दिया कि वह उसे अकेला छोड़ दे। और कीथ मान गया। सुरक्षित रहना। उसने उसे सिर हिलाकर इशारा किया और फिर कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा। जब वह बाहर पहुंचा और उसके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया, तभी उसने राहत की सांस ली। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल की धड़कन को उसकी सारी बेचैनी के साथ धड़कने दिया जिसे वह इतने समय से दबा रहा था। समझदार लोगों से बात करना कभी आसान नहीं होता था, लेकिन उनमें कुछ कमी थी, और उनमें कमी यह थी कि वे कुछ बेवकूफ़ी भरे सवाल नहीं पूछते थे, जो कभी कभी सही निशाने पर लगते थे और जिनका जवाब देना सबसे मुश्किल होता था। शुक्र है, एमिलिया के साथ उसकी बात आसानी से हो गई, और भले ही उसे कुछ बार कोने में धकेला गया, लेकिन उसने सच को घुमा फिराकर बात को संभाल लिया। बजाय इसके कि वह उससे किसी भी चीज़ के बारे में सीधे झूठ बोलता जो भविष्य में नुकसानदायक साबित हो सकता था। युवा मालिक सीज़र हॉलवे में उसका इंतज़ार कर रहा था, और व्लादिमीर ठीक उसके बगल में था। हम दुल्हन की कीमत के बारे में बात कर सकते हैं, अंकल व्लाद। एमिलिया मुझसे शादी करने के लिए मान गई है। उसने उसे अच्छी खबर दी और देखा कि उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान आ गई। हम उन शर्तों से संतुष्ट हैं जो आपने पहले ही रखी हैं, युवा डेमिलियोर, और अब बस शादी की तारीख तय करनी है। मुझे पहले इस बारे में एमिलिया से बात करनी होगी। उसने मुझे कल रात उससे मिलने के लिए बुलाया है। यंग डेमिलियोर, आप जब चाहें मॉन्टेल हाउस में आ सकते हैं। आपकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद, अंकल व्लाद। अब हम चलते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ हवेली में रुक सकते हैं। मैं आपके लिए कमरों का इंतज़ाम कर दूंगा। उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ काम भी निपटाने हैं, इसलिए हमें अभी जाना होगा। जैसी आपकी मर्जी। व्लाद ने उसे सिर हिलाया और फिर उन दोनों को हवेली के बाहर तक छोड़ा, जहां यिंगयंग और विक्टर पहले से ही अपनी कार के साथ इंतजार कर रहे थे। अपना ख्याल रखना। जब कारों का काफिला मॉन्टेल एस्टेट के गेट से बाहर निकला, तो विक्टर ने आखिरकार अपना अनाड़ीपन दिखाया। वह औरोर का एक डरावना परिवार था, उसने कहा, जिससे उन सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम्हें पता होना चाहिए कि नेथेरिया में या मैजिक सिटी में भी मॉन्टेल अकेली पुरानी फैमिली नहीं है, सीज़र ने उसे गंभीरता से बताया। कुछ और भी ज़्यादा पावरफुल और उनसे भी ज़्यादा पुरानी फैमिली हैं, जिन्हें हमारी डेमिलियोर फैमिली भी नाराज़ नहीं कर सकती। सीज़र के ये शब्द कहने के बाद कार में अजीब सी खामोशी छा गई। कहाँ चलना है, यंग मास्टर? विक्टर ने टॉपिक बदलने का फैसला किया और कीथ से पूछा। चलो कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, बस हम चारों।
कीथ ने अपना सिर पीछे टिकाया और खिड़की के बाहर खूबसूरत नज़ारा देखने लगा। ओल्ड स्ट्रीट, कमर्शियल मार्केट, वहाँ द सिल्वर लाउंज नाम का एक रेस्टोरेंट है। सीजर ने ये शब्द सुने और तुरंत जीपीएस पर लोकेशन सर्च करके उसे पिन कर दिया। और विक्टर ने दूसरी कारों में गार्ड्स को अगले जंक्शन पर अलग होने के लिए कहा और उन्हें पहले होटल पहुंचने का निर्देश दिया। भले ही उस बूढ़े आदमी को उत्सुकता थी कि कीथ इसी खास रेस्टोरेंट में क्यों जाना चाहता है, उसने कोई सवाल नहीं पूछा। और जब वे गाड़ी चला रहे थे तो उसने घटनाओं का एक सारांश तैयार किया और उसे कीथ के दादाजी और वेनेसा को भेज दिया। उसने उसे सख्ती से निर्देश दिया था कि मोर्टेल फैमिली के साथ जो कुछ भी होता है उसके बारे में उसे अपडेट रखे, और हेड बटलर होने के नाते उसे घर की मालकिन को ऐसी घटना के बारे में सूचित करना था। कीथ ने जो रेस्टोरेंट चुना उससे वे तीनों हैरान रह गए। उन्हें पता था कि उनके यंग मास्टर को प्राइवेट बूथ में खाना पसंद है, लेकिन ये जगह एक ओपन लाउंज थी और शाम को ये जगह लगभग पूरी तरह भरी हुई थी। किस्मत से उन्हें एक अच्छी टेबल मिल गई जो एक छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर कोने में थी, जिससे उन्हें पूरे हॉल का साथ ही स्टेज का सबसे अच्छा नज़ारा मिल रहा था, जहां एक ग्रैंड पियानो रखा हुआ था। यह कोई महंगी जगह नहीं थी, लेकिन सस्ती भी नहीं थी, जिसका मतलब था कि लाउंज में मौजूद ज़्यादातर लोग या तो कामकाजी मिडिल क्लास के थे। बेशक कुछ अमीर लोग भी थे, साथ ही कुछ सरकारी अधिकारी भी थे जो अपने मेहमानों और सहकर्मियों के साथ खाना खा रहे थे। हैरानी की बात ये थी कि लाउंज में काफ़ी संख्या में युवा थे, शायद मैजिक यूनिवर्सिटी के छात्र, जो इस जगह से ज़्यादा दूर नहीं थी। उनके ग्रुप ने लगभग सभी का ध्यान खींचा, और इसका कारण सिर्फ कीथ का शैतानी लुक था जिसने सभी को अपनी ओर खींच लिया। कुछ युवा ऐसे भी थे जो उसके बगल वाली लड़की को भी छुप छुप कर देख रहे थे। यिंगयंग ने हाई बूट्स और फिटेड पैंट पहनी हुई थी, जिससे उसके लंबे पैर और भी अच्छे लग रहे थे, और भले ही ब्लैक ट्रेंच कोट ने उसकी फिगर को छिपा रखा था, लेकिन यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वह एक खूबसूरत लड़की थी। अपने तीनों साथियों के विपरीत विक्टर बिल्कुल भी शांत नहीं था, क्योंकि वह अपनी आंखें पूरे रेस्टोरेंट में घुमा रहा था और आराम से रेस्टोरेंट की सभी खूबसूरत लड़कियों को देख रहा था। वह कोई अय्याश आदमी नहीं था, वह बस एक सीधा सादा आदमी था जिसे सुंदर लड़कियों की तारीफ करना पसंद था। जो चाहो ऑर्डर करो, कीथ ने विक्टर को देखकर मुस्कुराया और उसे पूरी छूट दे दी। वह जानता था कि उसके बॉडीगार्ड की तबीयत मोर्टेल मैंशन में ठीक नहीं थी, और अपनी ड्यूटी के कारण उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। यिंगयन के साथ भी ऐसा ही था, लेकिन कीथ को उसे इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं थी। वह एक समझदार लड़की थी और जानती थी कि अपना ख्याल कैसे रखना है। सभी ने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया। सीजर और कीथ ने हल्का डिनर और कुछ अच्छी वाइन ली। अंकल सीजर, क्या डेमिलियोर मीडिया एम्पायर के तहत कोई म्यूजिक ग्रुप है? कीथ ने आराम से पूछा, अपनी वाइन पीते हुए और अपने फ़ोन पर कुछ जानकारी देखते हुए। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनमें फैमिली के कुछ शेयर हैं, और फिर एक छोटा इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड लेबल है, लेकिन वह बहुत बड़ा नहीं है। वह तुम्हारी माँ का प्राइवेट है, और वह डेमिलियोर कंसोर्टियम के अंडर नहीं है। जिन कंपनियों में फैमिली के शेयर हैं, उनमें से रेड पेपर्स, उस इंडिपेंडेंट कंपनी की कीमत क्या है? कीथ ने बीच में टोकते हुए पूछा और अपना फ़ोन देखना बंद कर दिया। तुम्हारी माँ ने उसे बस बोरियत में खरीद लिया था जब वह यूनिवर्सिटी में थी, और उसके बैनर तले कुछ अच्छे म्यूज़िक आर्टिस्ट हैं। ये सालों में बढ़ी है, और अभी इसकी कीमत लगभग 200 मिलियन नेरेस है। लेडी वेनेसा ने इसका नाम
ब्लैक जे रिकॉर्ड्स रखा था और अब ये बीजे रिकॉर्ड्स के नाम से मशहूर है। अच्छा ऐसा है। कीथ ने माथे पर शिकन डाली और कुछ देर सोचा। फिर अपना फ़ोन उठाया और अपनी माँ को कॉल किया। कीथ, वेनेसा ने फ़ोन उठाते ही खुशी से कहा। मुझे याद किया? हाँ, बिल्कुल। वह हंसा और जवाब दिया। हाँ, हाँ। अब बताओ तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया? क्या तुम्हें किसी चीज़ में मेरी मदद चाहिए? मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम अपनी प्राइवेट कंपनियों में से कोई एक मुझे गिफ्ट करोगी? उसने बिना किसी झिझक या शर्म के पूछा। कौन सी? ब्लैक जे रिकॉर्ड्स? उसके जवाब ने उसे हैरान कर दिया और वह कुछ सेकंड के लिए चुप रही। तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो? उसने आखिरकार पूछा। प्लान है एक भविष्य की एसेट को तैयार करना। एक लड़की, वेनेसा ने शरारती अंदाज में पूछा। हाँ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वह एक खजाना है। और उसने उसे उसके बारे में कुछ बातें बताईं। उनकी बातचीत ने टेबल पर बैठे तीनों लोगों का ध्यान खींचा और यिंगयंग ने माथे पर शिकन डाली क्योंकि उसे कीथ के आसपास कोई ऐसी लड़की याद नहीं आ रही थी जो म्यूजिक में इतनी टैलेंटेड हो। मैं में से बात करूंगी और कंपनी को तुम्हारे नए ग्रुप के अंडर ट्रांसफ़र कर दूंगी। ये कुछ ही घंटों में हो जाएगा। वेनेसा ने बात को लंबा नहीं खींचा और कीथ को वही जवाब दिया जिसकी उसे उम्मीद थी। उसकी माँ ऐसे किसी भी रिक्वेस्ट को कभी मना नहीं करती और उसे पता था कि जैसे ही वह अपनी रिक्वेस्ट बताएगा, कंपनी उसके अंडर आ जाएगी। थैंक यू, माँ, उसने शुक्रगुजार होकर कहा। जिस पर वेनेसा ने नाक भान सिकोड़ी और कॉल काट दिया। मास्टर, आप किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं? यिंगयंग ने पूछा क्योंकि वह अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई। उसका नाम अलाना है, वह 16 साल की है और 7 मिनट में उस स्टेज पर आने वाली है। उसने पियानो की तरफ इशारा किया और उनके चेहरों पर अविश्वास देखकर मुस्कुराया। मैं सच कह रहा हूँ। तुम खुद देखोगे। और उन्होंने देखा भी। ठीक 7 मिनट बाद एक औसत कद की, चॉकलेट बालों वाली और हल्की भूरी आंखों वाली एक जवान लड़की स्टेज पर आए। उसने वही यूनिफॉर्म पहनी थी जो रेस्टोरेंट में वेट्रेस पहनती हैं, लेकिन उसकी गर्दन के नीचे एक बो टाई लगी थी। दर्शकों के सामने सिर झुकाने के बाद, जिनमें से ज्यादातर लोग उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे, वह बेंच पर बैठ गई और पियानो का ढक्कन हटाने और चाबियों को खोलने से पहले उसने आखिरी बार अपनी पोनीटेल चेक की। जैसे ही उसकी पतली उंगलियों ने चाबियों को छुआ, एक सुकून देने वाली धुन शुरू हुई, जिससे सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। पियानो बजाते समय उसकी आधी बंद आंखों में जो मासूमियत झलक रही थी, उसने सभी मर्दों को अपनी ओर खींच लिया। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वह अपने आप में बहुत खूबसूरत थी, और उस नौकरानी जैसी वेट्रेस की यूनिफॉर्म पहनने से विपरीत लिंग के लोग उसकी तरफ और ज्यादा आकर्षित हो रहे थे। हालांकि, भले ही वे उसके बारे में अपनी कामुक सोच में डूबे हुए थे, लेकिन उन्हें उसके बजाए जा रहे धुन से पूरी तरह प्यार होने में ज्यादा समय नहीं लगा। यह कोई मशहूर धुन नहीं थी जिसे इन लोगों ने पहले सुना हो। असल में, दर्शकों में से किसी ने भी पियानो का ये खूबसूरत पीस पहले कभी नहीं सुना था। सिर्फ कीथ को पता था कि अलाना अपना खुद का म्यूजिक बजा रही थी। एक ऐसा पीस जो शायद उसने बस ऐसे ही बना लिया था। म्यूजिक में वह इतनी टैलेंटेड थी। वह अच्छी है। अलाना को उसके म्यूजिक के कुछ पीस बजाते हुए सुनने के बाद सीजन ने तारीफ में सिर हिलाया। लगभग तुम्हारी तरह ही अच्छी, यंग मास्टर। कीथ उसकी बातों पर हंसा और अपना सिर हिलाया। हाँ, उसे म्यूजिक में अपने टैलेंट पर गर्व था, और शायद वह उस लड़की से थोड़ा बेहतर था जिसे वे सुन रहे थे।
लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे पियानो बजाए हुए कुछ ही महीने हुए थे। बेशक वह ये बात सीज़र को नहीं बताएगा। कीथ ने वेटर को इशारा किया और फिर रेस्टोरेंट में मौजूद सबसे महंगी वाइन की कुछ बोतलें ऑर्डर कीं। उन चारों ने अपनी वाइन पी और चुपचाप उस लड़की का म्यूजिक सुना। जब वह म्यूजिक बजा रही थी तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जिससे लड़की के म्यूजिक के प्रति गहरे प्यार पर कोई शक नहीं रह गया था। वह बस खुद में मगन थी, इस बात से अनजान कि उसका म्यूजिक उसके आसपास के लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा था। जैसे जैसे वह उसे देखता रहा, उसका भविष्य उसके दिमाग में कौंध रहा था। वह सिर्फ कोई आम लड़की नहीं थी जो म्यूजिक में बहुत टैलेंटेड थी, बल्कि वह चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की मेन हीरोइन थी। उसने पहले ही एमिलिया पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन कीथ के अंदर कुछ उसे चेतावनी दे रहा था कि सामने वाली लड़की के साथ कुछ भी ज्यादा न करे। ऐसा नहीं था कि उसने कुछ भी लापरवाही भरा करने का प्लान बनाया था, लेकिन उसने उसे अकेला छोड़ने का भी प्लान नहीं बनाया था। कीथ शांति से अपनी सीट से उठा और उस छोटी लड़की के लिए ताली बजाई जिसने छोटा ब्रेक लेने के लिए बजाना बंद कर दिया था। और क्योंकि वह अकेला नहीं था जिसने ऐसा किया था, इसलिए छोटी लड़की ने सिर्फ दर्शकों को झुककर प्रणाम किया और बेंच पर वापस बैठ गई। तभी एक दूसरी वेट्रेस उसके लिए मिंट मार्गरेटा का एक गिलास ले आए। मुझे माफ़ करें, सर, लेकिन आप काम के घंटों के दौरान वेट्रेस से बात नहीं कर सकते। हेड वेटर, जो स्टेज की सीढ़ियों के पास खड़ा था, उसने कीथ को तब रोका जब वह उस पर कदम रखने वाला था। मैं वेट्रेस से बात नहीं कर रहा हूँ और सिर्फ कुछ म्यूजिक बजाना चाहता हूँ। निश्चिंत रहें कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने उस आदमी की ओर हल्का मुस्कुराया, जो अब काफी अजीब महसूस कर रहा था। क्या मैं मैनेजर से संपर्क करके उन्हें आपके अनुरोध के बारे में बता सकता हूँ? ठीक है। कीथ ने तारीफ में सिर हिलाया जब उसने देखा कि वह आदमी अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। और हैरानी की बात नहीं, उस जगह के मैनेजर ने हेड वेटर से कहा कि उसे जो चाहे करने दो। बेशक ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि कीथ ने यहाँ कुछ घंटों में खाना खाते हुए काफ़ी पैसे खर्च किए थे। माफ़ करना सर, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे बीच में आने से बुरा नहीं लगा होगा। मैनेजर की इजाज़त मिलने के बाद वेटर ने उसे झुककर सलाम किया। ये तुम्हारा काम है और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, कीथ ने हल्के से उससे कहा और स्टेज पर चढ़ गया। जैसे ही वह स्टेज पर चढ़ा, फुसफुसाहट और बातें शुरू हो गईं क्योंकि दर्शक इतने हैंडसम लड़के को स्टेज पर देखकर हैरान थे। दर्शकों में बदलाव और अपने आसपास की आवाज़ों को सुनकर अलाना ने उत्सुकता से पीछे मुड़कर देखा, और बस एक नज़र ने उसके मासूम दिल की धड़कन हैरानी से बढ़ा दी। क्या मैं बैठ सकता हूँ? कीथ ने उसे अपनी शैतानी भरी परफेक्ट मुस्कान दिखाई और पूछा।